नमस्कार साथियों। शारीरिक क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष में लगा हुआ खंड काव्य नरेश मेहता का, जिसका नाम है संशय की एक रात। संशय की एक रात एक खंड काव्य है जिसके लेखक कौन है, जिसके कवि कौन है? नरेश मेहता। तो सबसे पहले हम नरेश मेहता के जीवन के बारे में छोटा एक जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि परिचय, जीवन परिचय किसका देखेंगे? नरेश मेहता का, जिसकी रचना हमारे सिलेबस में जो लगी है उसका नाम क्या है? संशय की एक रात। ये नरेश मेहता का एक खंड काव्य है। खंड काव्य को अपन पढ़ने से पहले नरेश मेहता के जीवन के बारे में देखते हैं कि नरेश मेहता, जिनका जन्म जो है वो कब होता है? उनका जन्म होता है फरवरी सन 1922। फरवरी सन 1922 को गुजरात के ब्राह्मण परिवार में किनका? नरेश मेहता का जन्म होता है। हम देखते हैं कि जब नरेश मेहता का जन्म होता है तो उनकी 1.5 वर्ष की आयु में ही माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और उनके पिता जो है वह, उनके पिता के जैसे नरेश मेहता जो है उनकी माताएं भी थी, लेकिन उनके पिता जो है वो कई कष्ट भोगते हैं और उसमें भी उनकी पत्नी का, प्रिय पत्नी का चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। और हम देखते हैं नरेश मेहता पर विशेष ध्यान जो है उनके पिता नहीं दे पाते हैं। नरेश मेहता जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था पूर्णा शंकर। पूर्णा शंकर नरेश मेहता के बचपन का नाम था, जिनका जन्म सन 1922 फरवरी में गुजरात के ब्राह्मण परिवार में होता है। और उनकी माता, जिनका देहांत 1.5 वर्ष की आयु में ही हो जाता है और उनके पिता का स्नेह उनको इतना नहीं मिल पाता है, तो उनके पिता के भाई है जो उनके चाचा है, जिनका नाम है पंडित शंकर लाल। पंडित शंकर लाल जो है वह किसका? नरेश मेहता का पालन पोषण करते हैं और उनकी शिक्षा का ध्यान रखते हैं। हम देखते हैं इनके चाचा जो पंडित शंकर थे वो कलेक्ट्रेट के पद पे पहुंच जाते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि वो उनके पालन पोषण में सुख सुविधाओं के रूप में कोई कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके कोई पुत्र या बच्ची जो थी वो नहीं थी, इकलौती बच्ची थी, उसका भी क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इसलिए इनका जो चाचा है वो इसका नरेश मेहता का पालन पोषण करते हैं और ध्यान रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माता पिता जितना स्नेह और परिवार में जो सदस्य का अपनत्व मिलता है वो अपनत्व नरेश मेहता को नहीं मिल पाता है। सिर्फ आर्थिक रूप से ही उनको संबल जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन वह भी संबल अधिक समय तक नहीं रहता है। हम देखते हैं कि वो अपने 10वीं तक की परीक्षा जो है वो हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करते करते वो कई कविताओं को लिखते हैं। हम देखते हैं 10 वर्ष की आयु में ही नरेश मेहता जो है वो काव्य रचना करना शुरू कर चुके थे। शंकर नाम जो है वो नरेश मेहता के लिए बड़ा शुभ है। जैसे इनके नाम के पीछे शंकर है, पूर्णा शंकर, जो इनका बचपन का नाम था। तो आप सोच रहे होंगे तो ये नाम कैसे पड़ा? ये जो नरेश नाम है, ये नरेश नाम इसको किसने दिया, कैसे दिया, उसकी एक बात देखते हैं अपन। एक इनके मित्र थे जिनका नाम था शंकर सिंह। ठीक है, वापिस शंकर आ गए हैं। इनके मित्र थे जिनका नाम था शंकर सिंह। इनके मित्र शंकर सिंह ने क्या किया? उस समय क्या हुआ, एक राज दरबार में वो उनको लेके जाते हैं। शंकर सिंह की वहां पहचान होती है। राज दरबार में वो इसलिए लेके जाते हैं कि नरेश मेहता 10वीं कक्षा से ही कई कविताएं लिख चुके थे, तो वह बड़ी अच्छी कविताएं लिखते भी थे और बोलते भी थे। तो अपने मित्र के सहयोग से वो राज दरबार में प्रस्तुत होते हैं और वहां की राजमाता के सामने सस्वर अपनी खुद की लिखी रचना का पाठ करते हैं। और उस पाठ से जो राजमाता थी वो राजमाता बहुत ही प्रसन्न होती है और राजमाता प्रसन्न होकर क्या करती है? उसको जो है वो अपने पास बुलाती है। इस बीच वो सोचता है कि कहीं राजमाता ने बुलाया है, दंडित तो नहीं करेंगे, क्या उनको मेरी कविता पसंद आई है कि नहीं आई है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही नरेश
मेहता जो है इनके पास जाते हैं, राजमाता के पास, तो राजमाता जो है उनको नरेश की उपाधि देकर सम्मानित करती है। तो तब से जो नरेश मेहता है उनको नरेश जो है वह उपाधि प्राप्त होती है। हम देखते हैं उनके जो जीवन था, उनके जीवन में उन्होंने बचपन में ही जो दुख झेला था, माता से बिछोह और पिता का स्नेह न मिलना, उसके बाद वो शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, उज्जैन जाते हैं और यहाँ जाकर इंटर की परीक्षा देते हैं और उसको उत्तीर्ण करते हैं। हम देखते हैं कि अब तक वो क्या रह रहे थे, अपने चाचा के सानिध्य में रह रहे थे और शाही खर्च जो था वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि खर्च संबंधित उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि चाचा एक संपन्न व्यक्ति थे। फिर जब वो उज्जैन जाते हैं और वो उज्जैन जाकर वैसे ही, क्योंकि उनको रहने की आदत हो गई थी शाही तरीके से, जब वो वहां पर भी जाके खर्च जो है वो करते हैं, जब चाचा उनको मनी ऑर्डर भेजते हैं, तो जिस प्रकार से नरेश मेहता का खर्च था, तो उन मनी ऑर्डर में एक लेटर लिखते हैं और उसमें उसके चाचा कहते हैं कि अपने खर्च को सोच समझकर जो है वो व्यय करो। तो ये बात जो है वो नरेश मेहता को इतनी चुभती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि नरेश मेहता बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि नरेश मेहता उस मनी ऑर्डर को पुनः वापस जो है वो चाचा को लौटा देते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय तक भी चाचा से कभी भी रुपए नहीं लेते हैं। तो वह बात उनके क्या है, मन को छू जाती है और उनको कचोटती है कि मैं अब जो है जीवन में इनसे कभी रुपए नहीं लूंगा। इस दौरान उनको कई समस्याएं आती है, जो मुख्य रूप से वित्तीय समस्याएं होती है। तो उस वित्तीय समस्याओं के लिए हम देखते हैं उज्जैन में जब वो परीक्षा पास करके फिर जाते हैं कहाँ, काशी, और काशी में जाकर कहाँ, बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और यहाँ पर क्या, एमए हिंदी साहित्य में क्या करते हैं, एमए स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण करते हैं। और इस दौरान वो जो है वह अपने लेखन कार्य को कई यहाँ पर आकर जब वो कई अच्छे विद्वानों से मिलते हैं, उनका सानिध्य पाते हैं, तो उनका जो लेखन कार्य है वो और सुदृढ़ हो जाता है। हम देखते हैं कि नरेश मेहता जो है उनको प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो कहानियां और रचनाएं जो थी वो बहुत अधिक प्रभावित करती है। एक तो बात ये, और दूसरा उनको भगत सिंह के जो कार्यकलाप थे, उनकी जो वीरता थी, वह भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके कारण ही यह भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नरेश मेहता जो है वो राजनीतिक क्रियाकलापों से भी जुड़े हुए थे, राजनीतिक क्रियाकलापों से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जब ये काशी में शिक्षा प्राप्त करके एमए के बाद में जब यह उसके बाद ये जाते हैं कहाँ, लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में आर्थिक तंगी के कारण यह विशेष कुछ कर नहीं पाते और हम देखते हैं इनका जिसके साथ में पहला विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का जो है वो देहांत हो जाता है और इस बीच उनको एक स्त्री से प्रेम भी होता है, लेकिन वह उसके एक दुख का कारण बनता है और वह उससे जुड़ती नहीं है। फिर उसके बाद में वो निश्चय करते हैं कि मैं विवाह के बाद प्रेम करूंगा। तो वह फिर जिस स्त्री से विवाह करते हैं उसका नाम क्या है, महिमा। वह उनकी पत्नी का जो नाम है वो महिमा है और महिमा से ही वह अपनी ऐसा सुदृढ़ संबलपूर्ण एक सहारा पाते हैं। जो कहते हैं कि जो कहावत एक प्रसिद्ध है कि एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, तो वो महिला एक महिमा जो है वो महिला साबित होती है, जो नरेश मेहता के आज इतने प्रसिद्ध कवि और लेखक होने का श्रेय जो है वह उनको अगर दिया जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब काशी के बाद में जब वो लखनऊ जाते हैं तो बहुत वित्तीय संकट होता है, तो वो कुछ विशेष कर नहीं पाते हैं। फिर वो देखते हैं कि इस दौरान वो है एक रेडियो में जो है उनको नौकरी मिलती है, काफी अच्छा उनका खर्च भी चल रहा होता है। लेकिन उस दौरान क्या होता है
कि रेडियो में नौकरी करते हुए वे अपने स्वतंत्र लेखन को समय नहीं दे पाते हैं। एक साहित्यकार जो होता है वो अपने लेखनी के महत्व को बहुत अच्छे से समझता है और उसके लिए उसको समझौता करना कतई पसंद नहीं होता है। ऐसा ही नरेश मेहता के साथ होता है। वह अपने लेखन कार्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए निश्चय करते हैं कि लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली में भी वो न रह के कहाँ जाते हैं, प्रयाग जाते हैं। प्रयागराज जाकर अर्थात इलाहाबाद जाकर वो वहां पे रहना शुरू करते हैं अपनी पत्नी के साथ में। और वहां जाकर भी वित्तीय संकट तो वहां पे भी होना ही था, आर्थिक रूप से संबल तो वहां पे भी उनको नहीं मिला हुआ था, तो वहां जाकर भी उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए वो कुछ ना कुछ नौकरी के लिए जो है वो इधर उधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे महिमा जो उनकी पत्नी है वह अपने पति के लेखन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए उनसे कहती है कि आप लेखन कार्य करेंगे और मैं जो है वो नौकरी करूंगी। और उनकी पत्नी महिमा जो है वो अध्यापिका की नौकरी करती है। और उस दौरान जो नरेश मेहता है, जो उन्होंने साहित्य लिखा, जिनको आज हम पढ़कर बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के ऐसे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने हमारी जनता को हमें जागरूक करने के लिए अपने शब्दों को एक सजीव रूप दिया, एक जीवंत रूप दिया रचना के माध्यम से। तो वह रचनाएं इस कारण जो है वो नरेश मेहता लिख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि नरेश मेहता का यह जो जीवन जो था वो किस प्रकार से चला और एक उच्च गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि इस दौरान वो कई रचनाएं भी लिखते हैं। लेकिन देखते हैं कि सन 1953 में क्या करते हैं, वो रेडियो की नौकरी छोड़कर लेखन कार्य करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि वो कई रचनाएं लिख तो लेते हैं, लेकिन जब उनके रचनाओं का संपादन का समय आता है तो कोई प्रकाशन करने के लिए राजी नहीं होता है। अगर कोई प्रकाशन कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत रुपए मांगता है। तो हम देखते हैं वहां पर फिर जो है एक बार नरेश मेहता को संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो उस आजादी के 25 वर्ष बाद में, आजादी के 25 वर्ष बाद नरेश मेहता को किसने, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश शासन सम्मान दिया जाता है। और वो दिया जाता है राशि 2000 रुपए। और देखते हैं हम कि इस समय इनकी जो पत्नी महिमा है वो गर्भवती होती है और यह संबल उनके लिए मतलब कहते हैं कि बहुत मरहम जैसा कार्य करता है। और इसके आगे हम देखते हैं नरेश मेहता जो नई कविता के और प्रयोगवाद के जो दूसरा शतक है उसके कवि बनने के साथ में प्रसिद्धि को हासिल करते जाते हैं। और मुख्य जो प्रसिद्धि इनको मिलती है वो मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। वह पुरस्कार जो है वो इनको दिया जाता है। और यह पुरस्कार नरेश मेहता के समग्र साहित्य, समग्र जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा उस क्षेत्र में इसको नरेश मेहता को दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है ये कब दिया जाता है, सन 1998 ईस्वी में। सन 1998 ईस्वी में पहली बार समग्र, पहले क्या दिया जाता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के ऊपर दिया जाता था। हम देखते हैं नरेश मेहता को पहली बार समग्र साहित्य के क्षेत्र में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1998 में मिलता है। सन 1988 में उनको साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और वो रचना है अरण्य। अरण्य रचना जो है इस पर उनको क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इन रचनाओं को एक विस्तृत, एक संबलपूर्ण रूप दिया, जिसके कारण उनको साहित्य के इतने बड़े सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो हमने इस दौरान देखा वो राजनीति से जुड़े हुए थे, ठीक है। उन्होंने जो कविताएं लिखी थी उन कविताओं में एक प्रकृति जो प्रेम था वो बहुत बढ़ चढ़कर सामने आता है। तो राजनीति और जो प्रकृति प्रेम है उसके साथ ही उनकी जो रचनाओं की जो मुख्य विशेषता थी वह ये थी कि वो उस समय लिख रहे हैं जब प्रयोगवाद आ गया है और प्रयोगवाद के दूसरे तार सप्तक के रूप में, कवि के रूप में
प्रसिद्ध हुए और नई कविता में भी वो देखते हैं कि वो अपनी रचनाएं लिखते हैं। और नई कविता के समय हम देखते हैं सन 1950 के बाद का जो समय है वो क्या है, नई कविता का समय है, जब हमारे यहाँ पर जो तत्कालीन जो समाज था, जो तत्कालीन देश था, वो युद्ध की विभीषिका को झेल चुका था। और इस दौरान जो समाज में निराशा, कुंठा और जो भी मतलब मनुष्य के अंदर जो कुंठाएं घर कर गई थी, उससे मस्तिष्क पर, मन पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उसको अपनी शैली में उभारा और इस कुंठाओं को दूर करने का प्रयास किया। तो वही इनकी रचनाओं में जो है हमें दिखाई देता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में हमारे जो सिलेबस में लग रखा है वो खंड काव्य लग रखा है, जिसका नाम है संशय की एक रात। तो संशय की एक रात जो कि राम कथा पर आधारित रचना है। तो राम कथा पर आधारित ये जो रचना है, इसके अंदर नरेश मेहता क्या कहना चाहते हैं, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।